पाठ 1 पूरा हो गया। उसके प्रश्न उत्तर देख लो आप, ठीक है। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ बदलू काका था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और बालक लेखक से प्रेम करता था और बड़े आदर भाव से उसको बिठाता था, आम खिलाता था और सबसे बड़ी बात है कि वह उसे लाख की छोटी छोटी गोलियां बना कर देता था, जिसके कारण बालक लेखक है उसके पास ज़्यादा जाना पसंद करता था। ये उत्तर है। दूसरा है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। किसी चीज़ को बेचने पर उसके बदले में पैसे न लेना, वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। अब वो कह रहा है विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आज इसकी प्रचलित पद्धति है पैसा। आज हम कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, अनाज नहीं देते। दुकान से बाजार से कोई सामान लाते हैं तो आज वस्तु विनिमय हट गया है, मुद्रा विनिमय चल पड़ा है। मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर इंगित किया है? दो बात है कि इस युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, तो आजकल जो लघु उद्योग करते थे वे सारे उद्योग ठप हो गए हैं। मशीनों का आविष्कार हो गया है। जो हाथ से किए जाने वाले कार्य थे उन सारे मजदूरों के हाथ काट दिए हैं। भाव ये है कि उनके कार्य छिन गए हैं। हाथ काटने का मतलब सीधा हाथ नहीं काटा, मतलब वो काम नहीं करते हाथ से, क्योंकि हाथ से किया हुआ काम आजकल वो बिकता नहीं है और मशीनी युगों का दौर आ गया, मशीनी युग का, और मशीनों से तैयार हुआ माल बहुतायत में बिकता है। तो एक तरह से मजदूरों के हाथ कट गए हैं। मतलब कामगार जो थे ना, कामगार, उनका काम ठप हो गया है, मतलब ये है। और इसी व्यथा की ओर इंगित किया गया है कि कारीगरों का कार्य ठप हो गया है। एक लाइन और लिख देना कि जिन कारीगरों का जो पैतृक धंधा था, पैतृक धंधा वो बंद हो गया है, इसे हाथ काटना कहा है। मशीनी युग में कारीगरों का पैतृक धंधा बंद हो गया है, इसी को हाथ काटना कहा है। चौथा प्रश्न देखो, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी? व्यथा मतलब पीड़ा, जो लेखक से छिपी न रह सकी। वह पीड़ा थी कांच की चूड़ियों का प्रचलन और लाख की चूड़ियों का बिकना कम होना। ये ऐसी व्यथा थी जो बदलू के मन में समा नहीं पाई और वो व्यथा उसने लेखक को बता दी कि मैं इस व्यथा से दुखी हूँ। मेरा धंधा जो पैतृक धंधा था, लाख की चूड़ियाँ बनाने का पैतृक धंधा, वो ठप हो गया। ये व्यथा थी, ये लेखक को बता दी बदलू ने। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो तो ये था कि उसका पैतृक धंधा लाख की चूड़ी बनाने वाला बंद हो गया। रोजी रोटी कमाने में बाधा पहुंचने लगी, ठीक है। और वह निठल्ला हो गया। निठल्ला मतलब जिसके पास कोई काम नहीं हो, वह निठल्ला हो गया या बेरोजगार हो गया। और इस बेरोजगारी ने उसे उदासी में ला दिया और बिना काम किए शरीर भी स्थिर रहने लगा और उसके हाथों पर, चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई। ये लेखक ने देखा, ठीक है। अब है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? छोटा मोटा तो कई राज्यों में होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं लाख की चूड़ियों के अलावा और क्या क्या बनते हैं लाख से? तो चूड़ियाँ बनती है, इसके अलावा है ना गोलियाँ, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ऐसे बनाता। मूर्तियाँ बनती है और सजावट के सामान बनते हैं। लाख की चूड़ियाँ, मूर्तियाँ और अन्य सजावट के सामान बनते हैं, बस। अब ये कह रहा है अनुमान लगाओ और कल्पना करो, आपके घर में मेहमान आए तो आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? कोई मेहमान आए तो क्या करोगे? यूँ कहोगे मम्मी पापा घर पर नहीं है, आप जाओ? बैठाएंगे और दही बिछाकर उनको बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे। वेरी, हाँ, पानी, सबसे पहले पानी पिलाएंगे, पहले नमस्ते करेंगे, नमस्ते करेंगे, बैठने को कहेंगे, पानी पिलाएंगे, भोजन का पूछेंगे, ठीक है। ये अब है
आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की कोई दिनचर्या हो तो अलग हो तो बताना। तो आप लिख देना, अपने आप को लिखना है। मैं चेक करूँगा कितना बढ़िया लिख पाते हो, क्या लिखते हो। 5-6 लाइनों में लिख के लाना है आप कहाँ जाते हो और वहाँ क्या करते हो। अच्छा, अब है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन होते जा रहे हैं। आप अपने आसपास क्या परिवर्तन देख रहे हो बताओ। मशीनी युग में बहुत परिवर्तन हो गए। आप अपनी डायरी में क्या देखते हो? जैसे वो दूध बिलोते हैं, है ना, बिलोना करते हैं, तो वो मशीनों से बटन दबाने छोड़ लगा। पहले आपकी माताएं दादियाँ जो है वो हाथ से करती थी। और क्या बदलाव जो आपके आसपास हुए वो बताओ। पहले हाथ से पंखे यूं जलते थे गर्मी में, आजकल ये चल पड़े। हाँ, खेतों की जो जुताई है वो ऊँटों से हल से करते थे, हाथ से पकड़कर किसान लोग। अब वो ट्रैक्टरों से होने लगी है। और क्या देखते हो? गड्ढे गाड्ढे खोदते हैं, वो हाथों से खोदते थे, कस्सी से, फावड़े से। अब उसकी जगह मशीनें आ गई है। और फ्रिज आ गए हैं, कूलर आ गए, एसी आ गए हैं। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। पहले माताएं चूल्हे पर लकड़ी से रोटियां बनाती थी। अब हाँ, ये नए आविष्कार आ गए तो पुराने जो धंधे उनमें बदलाव आ गया। अब वो कह रहा है बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब वो कह रहा है कि ये फैशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, दोनों ही बात है। देखो, अपनी संस्कृति, अपनी पोशाक, अपनी भाषा पर गर्व करना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो वो सहज हो जाना चाहिए। और उसके अलावा ये जो लड़कियां हैं बड़े बड़े सीटियों में कम कपड़े पहनने लगी है, फटी हुई जींस से भद्दा प्रदर्शन, है ना, ये बंद होना चाहिए। ठीक। अब है अगला प्रश्न, भाषा की बात है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। हाँ, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ। बात उल्टी सी लग रही है, ध्यान से सुनो। बदलू कहता है कि जो बात कांच की चूड़ियों में वो लाख में कहाँ, जबकि वो लाख की चूड़ियों को ही पसंद करता था। तो फिर ये उल्टी सी बात क्यों बोली उसने? व्यंग्य में, समझ गए क्या? जैसे मान लो आपके घर पर कोई चीज़ लाए मम्मी पापा और आपके छोटे दूसरे भाइयों को दे दे, कम हो तो छोटे भाइयों को दे दे, आपको ना दे। आप में द्वेष नहीं है तो आपको ठीक है, मेरी क्या जूता, मैं बड़ा हो गया, छोटे भाइयों को दो। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे भी लेना है तो आप टेढ़ी बात बोलोगे से, हाँ इन्हीं को दे दो, मेरी तो क्या जरूरत है। तो मतलब आप व्यंग्य कर रहे हो, है ना। तो यही बात है बदलू ने कही है। क्यों कही है? क्योंकि कांच की चूड़ियों के कारण उसका पैतृक धंधा लाख की चूड़ियों वाला ठप हो रहा था। तब उसने कहा था गुस्से में आकर, या व्यंग्य में कहा था कि कांच की लाख की चूड़ियों में रखा ही क्या है, कांच की चूड़ी यूं, समझ गए। व्यंग्य में, व्यंग्य कैसे लिखोगे? आधा वे, ये के ऊपर बिंदी, आधा गए और यह व्यंग्य। ठीक है। अब आओ आप आगे, ये इसको प्रसंगों में पूरा पढ़ देता हूँ। तो कह रहा है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। तो कौन कौन सी है? एक तो वो अपने मन में घुट रहा था धंधा चौपट होने के कारण, एक व्यंग्य, परिवर्तन के प्रति व्यंग्य। ये दो बातें झलक रही है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि दुखी मन में अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य से अलग होते हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि जो हम दुख के समय बोलते हैं या व्यंग्य में बोलते हैं वो सामान्य बोली गई बात से अलग होते हैं। अब आप कह तो यूँ रहे हो, हाँ दे दो, इन्हीं को दे दो, मेरी तो क्या जरूरत है। लेकिन आप कहना ये चाह रहे हो कि मुझे क्यों नहीं दे रहे, नहीं समझे क्या? तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि व्यंग्य में कही गई बात या क्रोध में कही गई बात सामान्य बातों से अलग अर्थ दिखाती है। समझ में आ रही है आपके? अब वो कह रहा है कि आप भी व्यंग्य वाले ऐसे एक दो लाइनें और देखकर बताओ। तो इस पाठ में से ढूंढना घर पर कोई ऐसी लाइन आए जिसमें आपको लगे कि हाँ ये टेढ़ा बोल रहा है, मतलब व्यंग्य कर रहा है, सीधी शब्दावली नहीं है। जैसे एक लाइन तो मैं बताता हूँ, ऐसी औलादें अब कहाँ, ये एक लाइन आई थी, ऐसी औलादें अब कहाँ, ठीक है ना। हाँ, लाख की चूड़ियों का क्या महत्व, ये इस तरह की, ये तो इससे मिलती जुलती है, और ढूंढना, ठीक है। अब अगला प्रश्न, बदलू कहानी की दृष्टि से तो पात्र है, कहानी का क्या है वो पात्र है, और भाषा की दृष्टि से बात करें तो बदलू संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। अगर बदलू की जगह लिख दूं आदमी तो जातिवाचक। अब वो कह रहा है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कुछ उदाहरण दिए उसने
जैसे व्यक्तिवाचक तो बताया लल्ला, रज्जो, आम, आम तो भी व्यक्तिवाचक नहीं है, काच, काच भी नहीं है, गलत गलत है भाई इसमें। गाय को इसने व्यक्तिवाचक में लिखा है, गाय को भी इसने व्यक्तिवाचक में दे रखा है। ये बताऊं क्यों लिख रहा है? ये लिख रहा है जैसे पशु है तो पशु का एक का नाम दे दिया गाय, तो ये व्यक्तिवाचक लिख रहा है। ये हाँ मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। ये सोच रहा है कि पशु को जातिवाचक में ले लेते हैं और पशु का एक नाम गाय तो व्यक्तिवाचक में ले लेते हैं। यूँ कर रहा है ये कि सबको पशु मान लिया तो पशु को जातिवाचक में ले लिया, है ना, और गाय उनमें से एक का नाम। लेकिन गाय जो है वो जातिवाचक ही होती है। अब गाय का नाम रख देना कोई, गाय का नाम वैसे तो होता नहीं, लेकिन अगर रखे कामधेनु तो फिर वो व्यक्तिवाचक होगा, है ना। अच्छा, फिर है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में इसने लिखा है स्वभाव, नहीं, स्वभाव जातिवाचक नहीं है। आकार ये जातिवाचक नहीं, क्या है ये, उल्टा सा लिख है। फिर भाववाचक में लिख रहा है सुंदरता, हाँ ठीक है, नाजुक, प्रसन्नता, हाँ ये ठीक है। अब वो कह रहे हैं आप है ना, आप व्यक्तिवाचक जातिवाचक ये संज्ञाएं पाठ में से चुनकर बताओ। तो आप बदलू लिख दो, रज्जो लिख दो, ये है ये, ठीक है ना। और रुचि, स्वभाव ये आप भाववाचक में लिख दो। आदमी, मकान ये आप किस में लिख दो, जातिवाचक में, ये लिख देना। अच्छा, एक और सुनो, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, गांव में बोला जाए, ठीक है। जैसे देखो, सही नाम तो है सत्य नारायण, सत्य आदत है और ये सत्य नारायण, ये और अणे यण, सत्य नारायण। लेकिन गांव की अपनी दादियाँ माताएं, वो बूढ़ी बुजुर्ग जो है वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सत्यनारायण जी। अपने तो ये बोलेंगे सत्य नारायण जी इधर आओ, और अपनी दादी बोली तो क्या बोलेगी, सत्यनारायण जी आ जाओ, सीधा सीधा क्यों जाओ, चाय पी लो, ओ सत्यनारायण जी। हम बोलते हैं सत्यनारायण, और होता क्या है, सत्य नारायण है। तो गांव की भाषा में बदलाव आ जाता है, और गांव में छोटे शब्द भी बोलते हैं, छोटे शब्द बोलते हैं ना। अब वो कह रहा था मोन का मोनिया, तो ये छोटे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, सुनो, दो उदाहरण दिए हैं। क्या लिख रहा है, जैसे बदलू बोलता है वक्त को, यानी समय को, वक्त को बोलते हैं बखत, बोलता है ना बखत। अच्छा, एक और बोलता है जो व्यय है, आयु है, उसको क्या बोलते हैं, वो उम्र, क्या बोलता है, ये वाला देखो, ऊ मैं और रे, उम्र, उम्र नहीं होता, उम्र, रे नीचे आता है। देखो दो आवाज निकाले दिखाऊं, उम्र, उम्र अलग अलग है। तो गांव में तो बोलेंगे उम्र, तेरी उम्र कितनी है, उम्र आगे रे बोलेंगे, आगे रे, समझ आई बात है। और पढ़ा लिखा बोलेगा तो उम्र, ठीक है। तो वो कह रहा है आप बताओ ऐसे कोई और दो चार शब्द, जैसे रंज दुख को बोलते हैं, गम मायूसी को बोलते हैं, जिंदगी जीवन को बोलते हैं, ठीक है। और संतान को औलाद बोल देते हैं, गांव में संतान को क्या बोल देते हैं, औलाद। तो इस तरह के शब्द हैं। तो ये प्रश्न हो गए पूरे। नीचे शब्दार्थ हैं, कुछ शब्दार्थ मैंने बताए हैं किताब के पढ़ते बीच में, वो दो चार जितनी भी बता पाया हूँ उनको और इनको मिलाकर सबसे पहले लिखना, फिर प्रश्न उत्तर लिखना, ठीक। कल मैं कॉपी जांच करूँगा, जिसका पीछे का काम अधूरा है वो पूरा करके लाएगा।